दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण टॉपिक बेंथम के विचारों की आलोचना व बेंथम का महत्व और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बेंथम की देन। दोस्तों यह वीडियो जेरमी बेंथम से संबंधित अंतिम वीडियो है। इसके पहले आपने बेंथम के उपयोगितावाद तथा बेंथम के प्रमुख राजनीतिक विचारों के संबंध में जान लिया है। आज आप उसके विचारों तथा दर्शन की आलोचना पढ़ेंगे। बेंथम की सर्वाधिक आलोचना उसके उपयोगितावाद को लेकर की जाती है, यद्यपि उसने उपयोगितावाद को महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। आज की वीडियो में बेंथम की आलोचना तथा उसके महत्व के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेंथम के विचारों की आलोचना तथा बेंथम का महत्व और राजनीतिक चिंतन को बेंथम का योगदान। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बेंथम 18वीं सदी का महत्वपूर्ण विचारक है। बेंथम 18वीं सदी का महत्वपूर्ण विचारक है। उसकी विचारधारा यथार्थवादी है। सुख और दुख को मानव जीवन के दो प्रेरक तत्व बताकर उसने एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है, लेकिन बहुत अधिक सरल और यथार्थवादी बनने के प्रयास में बेंथम का दर्शन कुछ सीमा तक एकपक्षी, विरोधाभासी और भौतिक हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बेंथम जो है वो एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक है। उसने आदर्शवाद और उसके विभिन्न प्रकार के आदर्शवाद के विभिन्न चरण जैसे प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक विधि, इन सब चीज़ों का, नैतिकता आदि का खंडन किया है। लेकिन उसने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है कि सुख और दुख मानव जीवन के दो प्रेरक तत्व होते हैं। मनुष्य केवल वही कार्य करता है जिसमें उसको सुख मिलता है और उन कार्यों से बचता है जिसमें उसको दुख या कष्ट होता है। लेकिन ये बेंथम ने यथार्थवादिता और व्यवहारिकता के चक्कर में उसका दर्शन जो है वो एक पक्षी, विरोधाभासी और काफ़ी हद तक भौतिक हो गया है। और बेंथम के दर्शन की मुख्य आलोचनाएं भी इन्हीं आधारों पर की जाती हैं। तो कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, उनके बिंदु कौन कौन से हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो आलोचना का पहला बिंदु ये है कि बेंथम ने अपने उपयोगितावाद को बहुत अधिक भौतिकवादी बना दिया है और उसमें उसने नैतिकता और अन्य भाव और प्रवृत्तियों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है या फिर उनकी अवहेलना की है। प्रत्येक चीज़ को वो सुख दुख के पैमाने पर नापता है, लेकिन हर चीज़ को सुख दुख के पैमाने पर नापना उचित नहीं है। भौतिक सुख को महत्व देने के क्रम में उसने अंतःकरण, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उचित अनुचित को कोई स्थान नहीं दिया है, जबकि ऐसी स्थिति में समाज में घोर अव्यवस्था और अनैतिकता फैलने की संभावना बन सकती है। तो बेंथम का उपयोगितावाद बहुत अधिक भौतिकतावादी है और उसने नैतिकता को बहुत कम महत्व दिया है या फिर नहीं दिया है। दूसरा आलोचना का बिंदु ये है कि बेंथम का उपयोगितावाद यह मानता है कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का नहीं। बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन यानी बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुख होता है या आनंद की मात्रा, उसमें केवल मात्रा का ही नहीं बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। और ताश खेलने और सिनेमा देखने में वही आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है जो कि शेक्सपियर या कालिदास की रचनाओं को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे एक बच्चों का खेल या कबड्डी या गुल्ली डंडा का खेल खेलने में वो आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। जबकि बेंथम केवल सुखों में मात्रा का अंतर मानता है, गुणों का अंतर नहीं मानता है। लेकिन आलोचना ये की जाती है उसकी कि उसके उपयोगितावाद का ये एक गंभीर दोष है, क्योंकि सुखों में जो है वो गुणात्मक अंतर या क्वालिटेटिव डिफरेंस भी होता है। तीसरा बिंदु ये है कि बेंथम नैतिकता की अवहेलना करता है। बेंथम का दर्शन ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारतीय चार्वाक दर्शन। भारतीय चार्वाक दर्शन पूरी तरह से भौतिकतावादी है और ये केवल भौतिक सुख को आनंद का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है।
बेंथमवादी दर्शन को अपना लेने में एक समस्या ये आएगी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकता हावी हो जाएगी, नैतिकता अनैतिकता इन कार्यों में कोई भेद नहीं रह जाएगा और व्यक्ति की अंतरात्मा को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये नैतिकता को नहीं मानता है। ऐसे में घोर अनैतिकता बढ़ने की संभावना रहती है। इस दृष्टि से भी बेंथम के दर्शन की आलोचना की जाती है। बेंथम के विचारों का जो आलोचना है उसका चौथा बिंदु ये है कि वो अपने सिद्धांत में ये घोषित करता है कि जो कार्य अधिक सुख देता है वो उचित और मान्य है और जो कार्य दुखदायी या कष्टकारक होता है वो अनुचित और अमान्य है। लेकिन सुख और दुख की गणना करना इतना आसान नहीं है कि हम ये जान लें कि ये कार्य अधिक सुखदायी होता है और ये कार्य दुखदायी है, क्योंकि जब कोई कार्य हम करते हैं तो उसके अंत में जाकर पता चलेगा कि वो कार्य सुखकर है अथवा दुखकर। पहले से हम ये संभावना नहीं व्यक्त कर सकते हैं किसी कार्य के बारे में कि कोई कार्य जो हम करने जा रहे हैं वो वास्तव में सुखकर ही होगा। और बेंथम चूंकि सुख और दुख को मापने का पैमाना भी बनाता है, लेकिन सुख दुख मनोवृत्तियां हैं और मनोवृत्तियों को गणित जैसी निश्चितता से नहीं मापा जा सकता है और उसका सिद्धांत यहाँ पर पूरी तरह से विफल हो जाता है। पांचवा बिंदु आलोचना का यह है कि बेंथम का यह मानना है कि मनुष्य द्वारा कोई भी कार्य सुख की प्राप्ति और सुखों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य किसी कार्य को रुचि के अनुसार करता है, जिसमें वह प्रत्येक व्यक्ति को आनंद का नहीं बल्कि बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है। जो बेंथम है वो कहता है कि प्रत्येक कार्य जो भी है वो सुखों की प्राप्ति और सुख को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार रुचि आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार भी व्यक्ति कार्य करता है। इसके अलावा बेंथम के विचारों का मूल सूत्र ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही उपयोगितावाद का आधार है, लेकिन वह इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आनंद का नहीं बल्कि बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है, जिसके कारण ये सिद्धांत कहीं न कहीं बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अपने हितों की वृद्धि और हित संवर्धन के बदले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बढ़ावा देता है। इस कारण बेंथम का जो उपयोगितावाद है कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के हितों पर भी आघात करता है। सातवां बिंदु ये है कि बेंथम का सिद्धांत जितना सरल और स्पष्ट दिखता है उतना है नहीं। वह अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में व्यवहारिक तो बन जाता है और ये मान लेता है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो प्रभुत्वपूर्ण शक्तियों सुख और दुख के अधीन रखा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व और उसका स्वतंत्र चिंतन या स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इन्हीं दो शक्तियों सुख और दुख से संचालित होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है। अन्य भी परिस्थितियां और कारक होते हैं जिनसे मानव जीवन प्रभावित होता है। केवल सुख और दुख ही ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे मानव जीवन को संचालित किया जा सकता है। बेंथम के इन विचारों को यदि सही भी मान लिया जाए तो उसका मापदंड और सिद्धांत दोनों निरर्थक हो जाता है। आठवां पॉइंट है आलोचना का कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी दोस्तों उपयोगितावाद या बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बहुत ही भ्रामक है। मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती हैं। सुख दुख भी बराबर नहीं होकर अलग अलग होते हैं। कोई भी दो मनुष्य हैं, उनकी अनुभूतियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं और इस कारण ये भी हो सकता है कि कोई बात या कोई चीज़ जो एक व्यक्ति के लिए सुखकारक हो वो दूसरे के लिए दुखदायी हो। तो ऐसे में भी बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसको उचित नहीं माना जा सकता है। नौवां बिंदु ये है कि केवल सुख का आनंद और उस पर बल देने के कारण बेंथम ये भूल जाता है कि सुख प्राप्ति की इच्छा कभी न खत्म होने वाली इच्छा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो दुखी होना चाहता हो, क्योंकि सुख या आनंद प्राप्ति ऐसी इच्छा है जिसके लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति जब होने लगती है तो उसकी इच्छाएं और भी बढ़ती जाती हैं और इस क्रम में वह अनैतिक और अनुचित कार्य भी करने लगता है। इसलिए कुल मिलाकर ये जो अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख का सिद्धांत है ये भी पूरी तरह से उचित नहीं है और न ही व्यक्ति की सुख प्राप्ति की कामना या इच्छा ये भी इससे भी समाज में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति आ सकती है।
चूँकि बेंथम का विचार और दर्शन दोस्तों अनेक प्रकार की त्रुटियों से भरा हुआ है, उसके विचारों में भी परस्पर अंतर्विरोध पाया जाता है। बेंथम राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं करता है, वह राज्य और व्यक्ति के संबंधों पर भी कोई बात नहीं करता है, स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं देता है, नैतिकता को वह एक सिरे से खारिज कर देता है। और बेंथम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह मानव जीवन को या मानव जीवन के संचालित होने वाले तत्वों को इतनी आसानी से व्याख्यायित कर देता है कि ना तो वह मानव जीवन की समस्याएं समझ पाता है और ना ही उन समस्याओं के निराकरण का ही कोई प्रयास कर पाया। तो दोस्तों ये थे बेंथम के उपयोगितावाद और उसके अन्य विचारों के आलोचना के प्रमुख बिंदु। अब आइए देखते हैं बेंथम की देन और राजनीतिक चिंतन में उसका महत्व। तो दोस्तों बेंथम की विचारधारा में अनेक दोष और अंतर्विरोध होने के बावजूद राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसे अत्यंत सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि उसने आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद को अपनाया और समाज में सुधारवाद के या सुधार के प्रयास किए और उसने व्यवहारिक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। एक विधि सुधारक और समाज सुधारक के विचार के रूप में बेंथम के महत्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बेंथम की देन जो है उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो बेंथम की एक महत्वपूर्ण देन ये है कि उसने आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिकता और यथार्थवाद को महत्व दिया और माना कि राज्य के कार्यों का मापदंड अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। दूसरा महत्व उसका ये है कि बेंथम ने कानून और न्याय व्यवस्था, शिक्षा और दंड व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए और ये भी कहा जाता है कि जीवन का या जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बेंथम ने सुधार के प्रयास नहीं किए और सुधारों के क्षेत्र में बेंथम ने जो कार्य किया है संभवतः किसी भी व्यक्ति ने उतना कार्य नहीं किया है। इसके अलावा बेंथम की एक महत्वपूर्ण देन ये भी है कि उसने प्रेस की स्वतंत्रता, गुप्त मतदान, वयस्क मताधिकार के साथ साथ स्वस्थ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी समर्थन किया। इसके साथ ही उसके विचारों से लोगों के मन में यह भी धारणा विकसित हुई कि राज्य को कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बल्कि उसे जनकल्याण का साधन बनाया जाना चाहिए। बेंथम की महत्वपूर्ण देन ये भी है दोस्तों कि बेंथम जो है वो खोज और अनुसंधान की प्रवृत्तियों का विकास किया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बेंथम ने खोज और अनुसंधान की प्रवृत्तियों का विकास किया। उसने सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अनुभववादी, व्यवहारपरक और आलोचनात्मक पद्धति का सूत्रपात किया और बेंथम के विचार आगे के अनेक राजनीति विज्ञानियों या राजनीति शास्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इसमें मुख्य रूप से जो हैं मिल, J.S. मिल और उनके पिता मिल जो हैं ऑस्टिन, इन सब के ऊपर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रकार दोस्तों अंत में या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बेंथम का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपनी प्रतिभा से केवल इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि रूस, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों को प्रभावित किया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बेंथम को बहुत अधिक सम्मान मिला। और बेंथम की इन्हीं देनों को ध्यान में रखकर जेम्स मिल ने लिखा है कि उसे मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान और महान शिक्षकों में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें मानव को शाश्वत मूल्य के विचार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा बेंथम जो पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, जेरेमी बेंथम, उसके उपयोगितावाद और अन्य विचारों की आलोचना तथा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बेंथम का महत्व और उसका योगदान। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।